गुड मॉर्निंग गाइड्स। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से नोट करते जाएं। ऐसा करने से आपका एक अच्छी नोट्स तैयार होगी और आपको पढ़ने में बहुत अच्छी सुविधा होगी और अच्छी तरह से आपकी तैयारी होगी। गाइड से हम पिछली क्लास में क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से हमने देखा कि क्रिस्टली ठोसों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से वर्ग थे? आयनिक ठोस, सहसंयोजित ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, जिनमें से 3 का वर्णन हम उसी क्लास में कर चुके थे और एक शेष रह गया था। कौन सा? धात्विक ठोस। हम बात करते हैं, अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं कि धात्विक ठोस क्या है, अर्थात मेटालिक सॉलिड। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या कहती है देखिएगा, ऐसे ठोस जिसमें रचक कण, ऐसे ठोस जिसमें रचक कण धातु परमाणु होते हैं। हाईलाइट करिएगा, धातु परमाणु होते हैं। ये धातु परमाणु आपस में प्रबल धात्विक बंध, इसको भी हाईलाइट करिएगा, धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। दो परिभाषा से 2 बातें महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। पहली बात तो ये कि धात्विक ठोसों के रचक कण क्या होते हैं, तो निकल के आया कि धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिर ये बात ये आती है कि धातु परमाणुओं के बीच बंध कौन सा होता है, तो निकल के आ रहा है कि धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा? धात्विक बंध। ठीक, अब इसके हम महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहले कौन कौन से हैं धात्विक ठोस के अंतर्गत, जैसे सोडियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, ये सभी के सभी आपके धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? अब इसका लक्षण देखिए, इनके लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण तो आपके परिभाषा से ही निकल के आ रही है कि धात्विक ठोसों के जो रचक कण होते हैं वो क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं। ठीक, दूसरी बात, दूसरा लक्षण देखिए, इनके बीच बंध कौन सा है, तो ये निकल के आता है इनके बीच धात्विक बंध पाया जाता है। कैसा होता है? धात्विक बंध होता है इन परमाणु रचक कणों के बीच। धात्विक ठोसों के जो रचक कण हैं, जो धातु परमाणु हैं, इनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो हमें निकल के आ रहा है कि धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो धात्विक ठोस है ना, ये अति मुलायम से अति कठोर होता है। क्या? अति मुलायम से अति कठोर होता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम बात करें सोडियम की, तो ये धातु ठोस, धात्विक ठोस एक ऐसा ठोस है जिसे हम आसानी से अपने घर में जो चाकू रखे हुए हैं ना सब्जी काटने के लिए, उससे ही इसको भी काटा जा सकता है। अगर ये सोडियम है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोचिए कितना मुलायम है। जबकि इसी के विपरीत ओस्मियम, ये आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक कठोर धातु है। सबसे अधिक कठोर धातु है कौन सा? ओस्मियम। ठीक है ना? तो तीसरा पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो अति मुलायम से अति कठोर होते हैं। एनी प्रॉब्लम? नोट करते जाइएगा, अति मुलायम से अति कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है धात्विक ठोसों की, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। वो कैसे? विद्युत का चालक
किस प्रकार से करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, तो ये पता चलता है कि धात्विक जो ठोस होते हैं इनकी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो धात्विक ठोस होते हैं तन्य होते हैं, तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। किसका? तन्यता का गुण पाया जाता है और साथ ही साथ आघात वर्धनी का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, अब इससे अगर कोई तार खींचा जाए तो ये खिंचता चला जाएगा, इसमें मींस ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। अगर इसी ठोस को किसी घन से पीटा जाए तो ये क्या करता है? इनमें प्रसार का गुण होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। इस प्रॉपर्टीज को हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है ना गाइड्स? इस प्रकार से आपका धात्विक ठोस भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, परिचय था, क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम ही है क्या? सॉलिड स्टेट्स। ठीक, तो सॉलिड के बारे में अभी तक हमने देखा कि सॉलिड क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसके मुख्य बिंदुओं पे जा रहे हैं। इस सॉलिड बना किससे है? ये बना है तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, और ज्यामिति, इनके रचक कण कैसे होंगे, इनकी इकाई, निर्माण करने वाली इकाई क्या होगी। ठीक है ना गाइड्स? अब यहां से आपकी क्लास महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत क्रिस्टल जालक। क्या है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्यों? क्योंकि ठोस है तो हम पढ़ेंगे कोई ना कोई क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल जालक, या इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक, देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। क्या है क्रिस्टल जालक? तो निकल के आता है कि जालक बिंदुओं की, इसकी जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहां पर दो शब्द निकल के आ रहे हैं गाइड्स, जालक बिंदु और त्रिविम व्यवस्था। पहले हम देखते हैं कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, जालक बिंदु मींस लैटिस पॉइंट, किसी क्रिस्टली ठोस के रचक कण। वो रचक कण कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। पिछले क्लास में भी बताया जा चुका है, जो भी पिछली क्लास को देखा होगा तो अच्छी तरह समझ गया होगा कि किसी क्रिस्टली ठोस में जो रचक कण होते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें रचक कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं को ही हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए, उसको बनाइएगा मेरे साथ। देखिए कैसे। एक क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है ना? ये हो गया एक क्रिस्टल। ठीक, ये क्रिस्टल यहां पर निकल के आ रहा है जालक बिंदु। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी के सभी जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक, और कहा गया है त्रिविम व्यवस्था, नियमित एवं त्रिविमी व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये जो जिसमें तीन अक्ष होते हैं वो त्रिविम कहलाता है।
इसमें देखिए 3 अक्ष हैं, ये एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। त्रिविम व्यवस्था भी है और नियमित क्रम है। नियमित कैसे है, देखिए 2 बिंदु यहाँ है इस लाइन में, फिर 2 बिंदु यहाँ इस पोजीशन में, फिर जस्ट उसी के नीचे तीसरी लाइन में 2 बिंदु और हुए, फिर चौथी लाइन में देखते हैं दूसरी लाइन के जस्ट सामने 2 बिंदु और हुए। नियमित व्यवस्था भी है, जो परिभाषा कह रही है आपको दिख भी रहा है, नोट करिएगा, इसको बनाइएगा। बन गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जालक बिंदु। किसी क्रिस्टलीय ठोस के रचक कण परमाणु और आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनसे रचक कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अब इसकी विशेषता में आते हैं। इसमें विशेषता में पहला पॉइंट क्या है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एक जालक है। इसका प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, जो एक परमाणु अणु अथवा आयन हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जालक बिंदु को आपस में विभिन्न रेखाओं द्वारा मिलाते हैं। ये रेखाएं जालक बंध कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, जालक बंध कहलाती हैं तथा इनसे क्रिस्टल की ज्यामिति स्पष्ट होती है। ये जो रेखाएं हैं ये जालक बंध कहला रही हैं। देख पा रहे हैं कि जालक बंध के कारण ही इस क्रिस्टल की ज्यामिति हमें स्पष्ट हो पा रही है। ये हमें क्यूब के रूप में दिख रहा है, मींस घन के रूप में दिख रहा है। यस। अब बात आती है कि घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, उसे हम घन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इकाई कोशिका, या इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। देखिए क्रिस्टल की यूनिट सेल क्या होती है, इकाई कोशिका किसे कहते हैं, तो परिभाषा से निकल के आ रहा है कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, बहुत महत्वपूर्ण, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति होकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है ना। देखिएगा डायग्राम में समझने का प्रयास करिएगा। गाइड्स, जैसे ये क्रिस्टल है, क्या है, ये क्रिस्टल है। अगर इसका सूक्ष्मतम रूप देखें, ये गाइड्स इस छोटे वाले क्रिस्टल से मिल करके इस बड़े क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। इतने इसके कई इकाई कोशिका मिल करके इस बड़ी इकाई कोशिका का निर्माण हुआ है। तो यह भाग क्या कहलाएगा, इस क्रिस्टल का यूनिट सेल कहलाएगा, मींस इकाई कोशिका। क्या कहलाएगा, इकाई कोशिका कहलाएगा। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इकाई कोशिका के प्रकार। किसकी बात कर रहे हैं, ये इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो निकल के आता है कि इकाई कोशिका 2 प्रकार की होती है, द्विविमीय इकाई कोशिका, द्विविमीय इकाई कोशिका और त्रिविमीय इकाई कोशिका। अब बात करते हैं कि द्विविमीय इकाई कोशिका किसे कहते हैं। परिभाषा से निकल के आ रहा है कि क्रिस्टल के एक तल में, क्रिस्टल के कितने तल में, एक तल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था द्विविमीय जालक कहलाती है। इस जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति होकर जालक का निर्माण करता है, द्विविमीय इकाई कोशिका कहलाती है। डायग्राम में समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है क्रिस्टल के एक तल, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है ना,
इसका एक तल कौन सा भाग, जैसे कोई भी एक फेस ले लीजिए, जैसे ये एक तल, तो क्रिस्टल के एक तल में जालक बिंदुओं की जो नियमित व्यवस्था होती है उसे हम द्विविमीय इकाई कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्रिस्टल में अगर हम अध्ययन करें इसका, इसमें देखते हैं केवल दो ही अक्ष हैं, केवल ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में क्रिस्टल के रचक कण नहीं उपस्थित हैं। इस कारण इसे हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय इकाई कोशिका, द्विविमीय इकाई जालक। और इसका जो छोटा सा भाग होगा, ये छोटी सी यूनिट सूक्ष्मतम समूह, इसकी ये यूनिट सेल कहलाएगी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं त्रिविम इकाई कोशिका की। देखिएगा त्रिविम इकाई कोशिका की परिभाषा क्या है, क्या कहती है त्रिविम इकाई कोशिका? तो निकल के आता है क्रिस्टल के त्रिविम स्थान में, किस स्थान में, त्रिविम स्थान में जालक बिंदुओं की, त्रिविम स्थान में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था त्रिविमीय जालक कहलाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्रिस्टल के त्रिविमीय स्थान में मींस एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी स्थान में जालक बिंदुओं की, इस जालक बिंदुओं की नियमित एवं क्रमिक व्यवस्था जो होती है, नियमित एवं जो क्रमिक व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक कहलाती है। जैसे ये, जैसे मान लीजिए आपको बॉक्स एक मिल गया है जो कि क्यूब के रूप में है, अब इसमें कह दिया गया आप गोले भर, आप जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कीजिए। कुछ आप इसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इसी प्रकार से। यस, ये जो व्यवस्था होती है इसी को हम बोलते हैं त्रिविम। एक बार इसकी ऊंचाई भी है, मोटाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। ये ठीक है ना? यह व्यवस्था क्या कहलाती है, 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि त्रिविम जालक की ज्यामिति दर्शाने वाला सूक्ष्मतम समूह त्रिविम इकाई कोशिका कहलाते हैं। इसका जो छोटा सा भाग होगा ये इसकी यूनिट सेल कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा, मींस इकाई कोशिका कहलाएगा। अब देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया। अध्ययन करने से पता चलता है कि त्रिविम इकाई कोशिका को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सरल घनी जालक और केंद्रीय इकाई कोशिका। सरल घनी जालक मींस कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और केंद्रीय इकाई कोशिका को कह सकते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। फिर सेंट्रल यूनिट सेल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से हैं? काय केंद्रीय घनी, काय केंद्रीय घनी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को शॉर्ट टर्म में बीसीसी कहते हैं, बीसीसी। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है फलक केंद्रीय घनी। फलक केंद्रीय घनी को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। किस नाम से जानते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को हम शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है
अंत केंद्रीय घनी मींस अंत मींस एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं ईसीसी, ईसीसी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट की सरल घनी की। पहला क्या है? सरल घनी की। देखते हैं सरल घनी जालक क्या होते हैं। मींस सिंपल क्यूबिक लैटिस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या निकल के आ रही है देखिएगा गाइड्स, नोट्स जरूर करके जाइएगा। और गाइड्स कोई भी अगर आपको डाउट हो इस क्लास में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपका हर एक डाउट अगली क्लास में क्लियर किया जाएगा। देखिएगा, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 8 बिंदु उपस्थित होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल कितने बिंदु? 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। कितने बिंदु? 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। ये बिंदु घन के कोने पर स्थित होते हैं, सरल घनी जालक कहलाती है। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल कितने बिंदु उपस्थित होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी लोग बताइए। निकल के आ रहा है 8 बिंदु उपस्थित होते हैं, और ये 8 के 8 बिंदु कहाँ उपस्थित होते हैं? घन के कोने पर स्थित होते हैं। ऐसी इकाई कोशिका को हम सरल घनी इकाई कोशिका कहते हैं, या कह सकते हैं सरल घनी जालक कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए क्यूब है, आप जानते हैं अब क्यूब में कुल कितने कोने होते हैं? 8 ही कोने होते हैं। अपने घर के कमरे को देखिए, सभी कोने को देखिए, 4 नीचे कोने, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 4 ऊपर देखेंगे, एक कोना वो इधर, एक कोना उधर, और एक इधर और एक उधर, तो 4 4 कितने हुए? 8 कोने। और ये 8 के 8 बिंदु कहां पर उपस्थित होते हैं? घन के कोने पर, यहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? इस स्थान पर ऐसी इकाई कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सरल घनी जालक कहते हैं। क्लियर हुआ? ये डायग्राम बनाइएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सरल घनी जालक में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ये तो मुझे मालूम चल गया कितने बिंदु उपस्थित होते हैं? 8, लेकिन कहां उपस्थित होते हैं? कोने पर। तो गाइड्स समझने का प्रयास करिएगा, ये जो कोने पर बिंदु उपस्थित है ना, इनके एक क्रिस्टल के लिए इनका जो योगदान होता है ना, 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8, 8वां भाग होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल को ले आके इस कोने में, आपकी दीवार के उस कोने में क्या है? एक बॉल को ले आकर के फिट कर दिया गया। ठीक है ना? तो ये हम देखेंगे उस बॉल का इस कमरे में कितनी भागीदारी है। अध्ययन करने पर पता चलता है उस बॉल का उस कमरे में केवल 1/8वां हिस्सा ही इसमें दिख रहा है। तो कह सकते हैं कोने पर स्थित बिंदु का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। कुल कितने कोने, कुल कितने गोले हैं? 8 गोले हैं, 8 बिंदु हैं, इसलिए 8 से 8 कट जाएगा और निष्कर्ष कितना आ गया? 1। तो नोट लिखिएगा कि सरल घनी इकाई कोशिका में, नोट लिखिएगा, सरल घनी इकाई कोशिका में कोने पर स्थित प्रत्येक बिंदु का योगदान 1/8 भाग होता है। अतः कुल परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणे 8 बराबर 1 एटम होता है। इसको चाहे आपको चाहे याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, किसी प्रकार से भी आपको यह मालूम होना चाहिए कि सरल घनी जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना? इसको शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं SCC भी बोलते हैं। SCC लैटिस की जगह सेल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? SCC। SCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना गाइड्स? चलिए
अब हम बात करता हूं केंद्रीय इकाई कोशिका की। किसकी बात करूंगा? केंद्रीय इकाई कोशिका किसे कहते हैं? निकल के आता है केंद्रीय इकाई कोशिका, या इसे हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। देखिए, ऐसी इकाई कोशिकाएं जिसमें घन के कोने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी बिंदु उपस्थित होते हैं, केंद्रीय इकाई कोशिका कहलाती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऊपर तो हटाने जा रहा हूं मैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए, केंद्रीय इकाई कोशिका, इसकी परिभाषा ही कहती है कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें घन के कोने के अतिरिक्त के साथ साथ घन के किसी अन्य स्थान पर भी बिंदु उपस्थित होंगे, ऐसी इकाई कोशिका को हम क्या केंद्रीय घन इकाई कोशिका कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए घन है, ये आपके सामने ये प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक, आपको समझ में आ गया कि ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोने कहलाते हैं। ये कोना, ये इसका, ये पॉइंट, ये सभी क्या कहला जाएंगे? कोने कहलाएंगे। ठीक, इन कोने के अतिरिक्त भी कहीं भी, चाहे फलक में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे समांतर फलक में हो सॉरी, अगर कहीं भी बिंदु उपस्थित है, वो किसके अंतर्गत आएगा? केंद्रीय इकाई कोशिका के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया कोई गोला, ये फेस में आ गया, इस दूसरे फेस में आ गया, एक्स वाई जेड की कहीं पर भी अगर अन्य स्थान उपस्थित है, उस इकाई कोशिका केंद्रीय घन इकाई कोशिका के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं इसके प्रकार। इनमें 3 प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, नोट करिएगा। ठीक, वो कौन कौन सी है? बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बीसीसी को बताया गया क्या हो? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मींस काय केंद्रीय घनी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें कुल कितने बिंदु होते हैं, कुल कितने परमाणु होते हैं, यही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि बीसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होती है। बीसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या डैश डैश होती है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। बीसीसी इकाई कोशिका में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? आइए देखते हैं। ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 9 बिंदु उपस्थित होते हैं, हाईलाइट करिएगा, जहां भी लिख रहे हैं वहां पर हाईलाइट करिएगा। बीसीसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 9 बिंदु उपस्थित होते हैं, इन 9 बिंदुओं में देखिए कौन कहां पर उपस्थित होता है, जिसमें से 8 बिंदु घन के कोने पर, 8 बिंदु कहां उपस्थित होते हैं? इस घन के कोने पर। एक दूसरा हम घन बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये घन हुआ, मेरे साथ बनाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा आपको। देखिए कैसे बनाया जाता है घन। पहले 2 वर्ग बना लीजिए, फिर सभी लाइनों को आपस में मिला दीजिए, बन गया घन। ठीक है ना? जिनमें से 8 बिंदु कहां उपस्थित होते हैं? घन के कोने पर। ये घन के कोने पर उपस्थित हो गए। ठीक, तथा एक बिंदु घन के केंद्र पर उपस्थित होता है, काय केंद्रीय घनी कोशिका कहलाती है। और एक बिंदु कहां? जैसे ये कमरा है, 8 बिंदु इन सभी कोनों में उपस्थित हो गए और एक बिंदु इस कमरे के बीचों बीच उपस्थित हो जाए। ठीक है ना? मींस यहां पर, ये यहां पर उपस्थित हो गया घन के केंद्र पर। ठीक, ये तो क्लियर हुआ ना? एक बिंदु कहां पर? 8 बिंदु कहां है? कोने पर, कोने पर। और एक बिंदु कहां है? केंद्र पर। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसकी हम गणना करते हैं, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी?
आप जानते हैं कोने पर स्थित बिंदुओं का योगदान 1/8 होता है। और कितने कोने पर बिंदु उपस्थित हैं? 8 उपस्थित हैं। 1/8 इंटू 8 और प्लस एक केंद्र पर, ठीक, एक केंद्र है, उसमें केंद्र में कितने बिंदु उपस्थित? 1 है। तो 1/8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1 मीन्स 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। निष्कर्ष क्या निकलता है कि बीसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो नोट लिखिएगा, बीसीसी इकाई कोशिका में कोने पर स्थित प्रत्येक बिंदु का योगदान 1/8 × 8 = 1 तथा घन के केंद्र पर स्थित बिंदु का योगदान, घन के केंद्र कितना होता है? 1 ही होता है और उस केंद्र में केवल एक ही गोला उपस्थित है, इस कारण 1 × 1 = 1। अर्थात कह सकते हैं कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 + 1 = क्या हो गया? 1 + 1 = 2। निष्कर्ष निकलता है कि बीसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। सेकंड गाइड देखिए क्या है? एफसीसी। क्या है? एफसीसी। इसमें देखिए एफसीसी इकाई कोशिका किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, मेरे साथ लिखिएगा। देखिए, जिस प्रकार से काय केंद्रीय घन इकाई कोशिका हमने पढ़ा, उसी प्रकार से फलक केंद्रीय घन इकाई कोशिका हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे, यहां पर हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है फलक केंद्रीय घनी, अर्थात हम कह सकते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, इसमें लिखिएगा ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 14 बिंदु उपस्थित होते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 14 बिंदु उपस्थित होते हैं। इन 14 बिंदुओं में से, इन 14 बिंदुओं में से 8 बिंदु जो होते हैं घन के कोने पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? 8 बिंदु घन के कोने पर स्थित हो। ये 8 बिंदु घन के कोने पर स्थित हो गए, ठीक है ना? अब कितने बचे? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बचे? 6 बचे। ठीक, ये जो 6 बिंदु बचे हैं तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होती है। एक फलक ये हुआ, दूसरा फलक ये हुआ, तीसरा फलक ये हुआ, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। और 5वां फलक ये हुआ और 6वां फलक इसके जस्ट बोल्ट के पीछे वाला, ठीक है ना? जैसे आपका रूम है, एक क्यूब के रूप में ही है। एक फलक कौन हुआ? ये एक सामने वाला, एक इस साइड 4 हो गए, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। इन फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। अब देखिए, इतना हो गया, लिख लिए ना? केंद्र पर स्थित होते हैं। अब इसका योगदान कितना होगा? आपका ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, 3 बनेंगे कि एफसीसी का क्वेश्चन में कुल कितने बिंदु होते हैं। पता चला कि 14 बिंदु होते हैं। कौन कहां उपस्थित होते हैं, कितने बिंदु? इसमें पता चला कि 8 जो बिंदु होते हैं कोने पर होते हैं, 6 बिंदु कहां पर होते हैं? फलक के केंद्र पर होते हैं, केंद्र पर। अब बात करते हैं कोने का योगदान। तो आप लोग पहले से मालूम हो चुका है, आप लोग 1/8 होता है। कोने पर स्थित बिंदु का योगदान क्या होता है? 1/8 होता है। अब बात यह आती फलक पर स्थित बिंदु का योगदान। तो थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा, मान लीजिए इस बाल को हम इस फलक में हमने जा करके सेट कर दिया, ठीक है ना? इस बाल का कितना हिस्सा इस पार दिखेगा और कितना हिस्सा उस पार? तो इस बाल का नो डाउट आधा हिस्सा इस पार और आधा हिस्सा उस पार। मीन्स कह सकते हैं फलक के केंद्र पर स्थित, फलक के केंद्र पर स्थित जो बिंदु का योगदान होगा
का योगदान लिखते जाइएगा। कितना होगा? 1/2 होगा। यस होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो अब देखिए एफसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, एफसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, इसकी गणना कर लेते हैं। कुल कोने कितने हैं? 1/8। कोने को योगदान कितना है? 1/8। कितने उपस्थित हैं? 8 बिंदु उपस्थित। प्लस फलक का योगदान कितना होता है? 1/2। फलक पर कितने बिंदु उपस्थित हैं? 6 बिंदु उपस्थित हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 से 8 गया, कट जाएगा। 2/3 6 मीन्स कह सकते हैं 1 प्लस कितना आ गया? 3। कुल मिलाकर कितना आया? 4। निष्कर्ष क्या निकला कि एफसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है कि एफसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितनी होती है? यस बिल्कुल सही, 4। ठीक है ना? आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है? ईसीसी हम कह सकते हैं अंत केंद्रीय घनी। क्या? अंत केंद्रीय घनी इकाई कोशिका। देखिएगा अंत केंद्रीय घनी, इसे हम कहते हैं क्या? ईसीसी मींस एंड सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है ना? इसमें लिखिएगा ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कुल 10 बिंदु उपस्थित होते हैं। कितने बिंदु उपस्थित होते हैं? जिसमें कुल 10 बिंदु उपस्थित होते हैं। फिर वही बात, कौन से बिंदु कहां उपस्थित होते हैं? तो लिखेंगे जिनमें से 8 बिंदु प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। 8 बिंदु कहां उपस्थित होते हैं? कोने पर उपस्थित होते हैं। अब कितने बचे? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बिंदु बचे? 2। तो ये जो बिंदु बचे, 2 बचे हैं, समांतर फलकों के केंद्र पर। कहां? समांतर फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं 2 बिंदु। यस अब देखते हैं इनका योगदान कितना होता है। मींस ईसीसी इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं। जो बिंदु कोने पर स्थित हैं उनका योगदान कितना होता है? 1/8। यस इंटू 8 क्यों हुआ? क्योंकि कुल बिंदु कोने पर कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं समांतर फलक का मतलब क्या होता है? आमने सामने। अगर एक बिंदु इस फलक में है तो दूसरा बिंदु कहां होगा? उस फलक में होगा। अगर इस फलक में ऊपर वाले में तो दूसरा कहां होगा? इस नीचे वाले फेस में होगा। अगर इसमें भी नहीं है, अगर इस साइड वाले में है तो दूसरा बिंदु कहां होगा? इस साइड में होगा। ये कहलाता है समांतर। समझ लीजिए, इसमें डायग्राम में समझिए। इधर देखिए, ये घन बन गया। 8 बिंदु घन के कोने पर हुए, ये 8 बिंदु घन के कोने पर हो गए। ठीक, ये और 2 बिंदु इस समांतर, यहाँ इस फलक, इसका समांतर क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा। यहाँ समांतर फलकों के केंद्र पर स्थित हो गए। तो गणना करते हैं 1/8 कोने पर स्थित बिंदु का योगदान इनटू कुल कितने गोले कोने पर? 8 प्लस समांतर फलकों के केंद्र पर स्थित बिंदु का योगदान कितना हो गया? 1/2 इनटू कुल कितने फलक, कुल कितने गोले उपस्थित हैं? निकल के आ रहा कितने? 2। इसलिए गणना करने पर 8 से 8 कटा, 2 से 2 कटा, मींस कह सकते 1 + 1 = कितना आ गया? 2। निष्कर्ष क्या निकला कि ईसीसी इकाई कोशिका में
कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है गाइड्स, अब थोड़ा एनालिसिस करिएगा, तीनों को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में कोई कठिनाई ना जाए। गाइड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, 4 को का ही अध्ययन किए हैं। एफसीसी में एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कुल परमाणु कितने होते हैं? कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी होती है? यस, 8 होती है। 8 होती है, यस। ये 8 के 8 कहां उपस्थित होते हैं? कोने पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? कोने का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है एक घन के लिए। ठीक है ना? कुल परमाणुओं की संख्या 8 हुई, कोने का योगदान जो हुआ 1/8 इसका योगदान हुआ। और कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कुल परमाणु कितने हुए? तो देखा गया 1 परमाणु आया, यही आया है ना। इसी प्रकार से अगर हम बीसीसी की बात करें, कुल परमाणुओं की संख्या, यहां पर कुल गोलों की संख्या, नोट मिस्टेक हो गया, कुल गोलों की संख्या कितनी हुई थी? 8 हुई थी। वो सभी के सभी कहां उपस्थित थे? कोने पर, जिनका योगदान 1/8 हुआ। अब कुल परमाणु कितने निकल के आए? 1 निकल के आया। ठीक है। बीसीसी में कुल गोलों की संख्या कितनी हुई बताइए? 9 हुए। कुल गोलों की संख्या कितनी हुई? 9 आई, जिनमें से 8 कहां उपस्थित थे? कोने पर। कोने का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। और कुल परमाणु कितने निकल के आए हैं? 2 निकल के आए हैं, यही आया ना। ठीक। एफसीसी में कुल गोलों की संख्या कितनी हुई? 14 हुई, जिनमें कोने पर कितने उपस्थित हैं? 8 उपस्थित हुए। ठीक। और 6 शेष बचे तो कहां उपस्थित हैं? फलक पर उपस्थित हैं। 6 फलक पर उपस्थित हैं। और फलक का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक। और कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हुई? पता चला कि 4। इतना ही हुआ ना। ठीक। ईसीसी में देखिए कुल कितने गोले हैं? 10 हैं, जिनमें से 8 गोले कोने पर हैं। यस। 2 गोले बचे समांतर फलकों के केंद्र पर। समांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं। कितने गोले? 2, और उनका योगदान 1/2। और कुल परमाणुओं की संख्या क्या हुई? 2 है। तो गाइड्स, यहां पर कंफ्यूजन 2 चीज में उत्पन्न होता है, ईसीसी और आपको ईसीसी और बीसीसी में, क्योंकि ईसीसी और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 ही है, लेकिन उसमें देखिए गोले की जो संख्या है दोनों में डिफरेंट है। बीसीसी में गोलों की संख्या कितनी है? 9 है। टोटल कितने हैं? 9। लेकिन ईसीसी में गोलों की संख्या कितनी है? 10। और बीसीसी में एक गोला केंद्र पर होता है और ईसीसी में 2 गोले समांतर फलक पर स्थित होते हैं। ये डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही गाइड्स, बाकी अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।